नमस्कार। परंपरा स्कॉलर ग्रुप, क्रिएटिव हिस्ट्री और रंगश्री की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 9वें सृजनात्मक इतिहास वार्षिक सम्मेलन जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, उसके दूसरे दिन हम आज प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने जो पहला दिन था उसमें मेरा गांव मेरा इतिहास के अंतर्गत केरल के गांव में गए और वहां के इतिहास से परिचित हुए, वहां की संस्कृति से परिचित हुए। और उसी क्रम में हमने 14वां कुंवर सिंह व्याख्यान के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी को सुना, जिसकी अध्यक्षता इशरत सर ने की। और प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे की पुस्तक पंचकोशी मेला, जो कहें कि एक तरह से निर्वंश विज्ञान के अंतर्गत रखी जा सकती है, जहाँ से एक संस्कृति को जानते हैं, जहाँ से एक पूरी विचारधारा कैसे जन्म लेती है उसको समझ सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष के इतिहास को भी जान सकते हैं। उस पुस्तक पे भी मनीन्द्रनाथ ठाकुर ने, जितेंद्र पटेल ने चर्चा की। और आज हम इस क्रम में आगे की ओर प्रवेश करते हुए सबसे पहले हम मेरा गांव मेरा इतिहास के अंतर्गत एक परिसंवाद करेंगे और उसके बाद 9वें रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान की ओर भी जाएंगे और फिर कुमार नयन जी की स्मृति में होने वाले व्याख्यान के दूसरे पड़ाव पर, यानी कि दूसरा कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान की ओर भी आगे बढ़ेंगे। मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर रश्मि चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े वक्ता और श्रोता दोनों का स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उज्जवल। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 दिन के इस कार्यक्रम में कल भी लगभग बहुत लोग जुड़े थे और आज भी कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उज्जवल ने बताया कि 9th सृजनात्मक ग्रामीण इतिहास का कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा इतिहास। इसके तहत आज दूसरे दिन हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें व्याख्यान, परिसंवाद और काव्य पाठ 3 सत्रों में है। तो मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज व्याख्यान देने के क्रम में संजय कुमार इतिहासकार, जो 9वां रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान देने जा रहे हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी करेंगे, जो जर्मनी हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और दूसरा कुमार नयन स्मृति इतिहास व्याख्यान में जिसकी आज वक्ता हैं नूर जहां मोमिन जी, जो एकेडमिशियन हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में वो पढ़ाती हैं। उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लीलाधर मंडलोई जी करने वाले हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। वे एक लेखक हैं और उससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छे चित्रकार और कवि भी हैं। अब परिसंवाद में जो 9वां बक्सर ग्रामीण लेखन इतिहास सम्मेलन होने जा रहा है, मेरा गांव मेरा इतिहास, इसमें जो आमंत्रित लेखक और इतिहासकार हैं, उन सभी का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जिसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में संजय स्वर्णकार जी इतिहासकार हैं, जो ग्वालियर में पढ़ाते हैं। बजरंग बिहारी तिवारी जी वरिष्ठ आलोचक हैं, युवा आलोचक हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साथ ही आशीष पांडे जो रिसर्च स्कॉलर हैं और वो उनके बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि वो मंगल पांडे के वंश से आते हैं और बहुत ही उद्यमी और तेजस्वी छात्र हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम की विशेष टिप्पणी के लिए दीपक कुमार राय जी हैं और शशांक शेखर जी जो पत्रकार हैं, बक्सर में रहते हैं, संतोष कुमार भारद्वाज जो युवा अध्येता हैं और गार्गी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और तीसरे सत्र में
काव्य पाठ होंगे और उस काव्य पाठ में जो आमंत्रित कवि हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, जिसमें ए.जे. थॉमस जी हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं, और संतोष एलेक्स वो भी केरल से रहने वाले हैं। साथ ही त्रिभुवन जी हैं जो अपनी बेबाक कविताओं के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सुरेश कांटक जी जो बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। प्रियदर्शन जी जो दिल्ली में रहते हैं और एनडीटीवी में काम करते हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। खेमकरण सोमन जी जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनकी भी कविताएं आज हम लोग सुनेंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इस काव्य पाठ का संचालन और संयोजन पूनम कुदेशिया जी जो संस्कृत कर्मी हैं, जेएनयू में हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और इस प्रकार ये कार्यक्रम 3 सत्रों में होगा, और अब मैं इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए डॉक्टर उज्ज्वल को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल, आप कार्यक्रम के संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी स्वागत है, सबका स्वागत करने के लिए। कार्यक्रम की रूपरेखा में थोड़ा बदलाव है, इसलिए सबसे पहले हम मेरा गांव मेरा इतिहास के अंतर्गत परिसंवाद की ओर बढ़ेंगे। 9वां बक्सर ग्रामीण इतिहास जो सम्मेलन है, उसी में मेरा गांव मेरा इतिहास। ऐसे भी जो इतिहास है, मुख्य धारा का जो इतिहास है, जब वो गांव तक आता है तो उसकी रूपरेखा बदल जाती है, जो नायक होता है वह नायक बदल जाता है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे, और इस बात करने के क्रम में हम आमंत्रित करेंगे इतिहासकार संजय स्वर्णकार जी को, और वरिष्ठ आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी सर को, और अध्येता आशीष पांडे जी को। सबसे पहले मैं संजय स्वर्णकार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मेरा गांव मेरा इतिहास के अंतर्गत अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी। सर्वप्रथम मैं रश्मि चौबे मैडम और देवेन चौबे सर दोनों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि मैं हमेशा प्रफुल्लित रहता हूँ जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, जो मिशन गांव की ओर चलो का आपने अपने हाथ में लिया है, और लगातार आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इस बार भी साउथ इंडिया से आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतिहास को एक नया आयाम देने की जो बात है और जो हमेशा आपके जहन में रहती है, उसको आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों के लिए ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो परिसंवाद का शीर्षक रखा गया है वो भी निश्चित रूप से बहुत ही आकर्षित करने वाला है, मेरा गांव मेरा इतिहास। निश्चित रूप से जब अपने गांव की बात होती है तो इतिहास उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है, और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, इतिहास के शोधार्थी होने के नाते हमारा ये एक परम कर्तव्य भी बन जाता है कि जहां हम निवास कर रहे हैं या जहां हमारी जड़ें हैं, जहां हमारे रूट्स हैं, उन रूट्स को हम पहचानें, उनके बारे में हम जानें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि क्षेत्र स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिसको हम लोकल स्टडी का एक पार्ट भी कह सकते हैं, वहां से हम अपनी बात को शुरू करें। और ये जो प्रयास है मुझे लगता है बहुत लंबी दूरी तय करेगा और भारतीय इतिहास को एक नया रूप, एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम करेगा। उसमें ये छोटी छोटी जो ईंटें लगनी है, चूना गारा लगना है, छोटे छोटे इतिहास से छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे जो तथ्य हैं, उससे जो एक महल का निर्माण होगा भारतीय इतिहास के रूप में, वो निश्चित रूप से अनोखा होने जा रहा है। मैं जब अपने गांव की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं चूंकि शहर में पैदा हुआ हूं तो मैं अपना गांव किसको कहूं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव के साथ मेरा संपर्क नहीं रहा है। छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ, जो शहर के रूप में तब्दील हुआ, डिस्ट्रिक्ट के रूप में तब्दील हुआ, लेकिन आसपास कई गांव थे। उन गांवों में सोनागिर भी था, हिनोतिया था, एरई था, खोड़न गांव था, दरियापुर था, बड़ोनी था, छोटी बड़ोनी, बड़ी बड़ोनी, ये कई सारे गांव थे। जो उपराय था, सीतापुर था। आसपास के गांव हमें बड़ा आकर्षित करते थे और 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का जो दायरा था, उस दायरे में हम उन गांवों का भ्रमण भी कर लिया करते थे। तो ये सारे के सारे जो गांव थे हमारे अपने गांव थे। फिर जब शासकीय सेवा में आए, तो शासकीय सेवा में भी जहां जहां मैं रहा, कहीं ना कहीं गांव के साथ हमारा सरोकार रहा। निश्चित रूप से जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस तो तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे, लेकिन हमारा संपर्क कहीं ना कहीं गांवों के साथ रहा। तो गांवों की संस्कृति के साथ, गांवों के इतिहास के साथ कहीं ना कहीं एक नजदीक का रिश्ता, बहुत करीबी रिश्ता हमारा बना रहा। मैं जिसे अपने गांव की बात कर रहा हूं, अपने गांव के रूप में यहाँ आप लोगों के बीच में चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, वो गांव है बड़ौनी गांव। और इस गांव को मैंने अपना गांव इसलिए कहा कि इस गांव की कई बार मैंने यात्राएं की। दतिया के पास में ही था, 10 किलोमीटर की दूरी पर, करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव को हम पाते हैं भौगोलिक रूप से। और ये जो गांव है, इसलिए मुझे और आकर्षित करता रहा है इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। मुझे जब ये पढ़ने को मिलता है ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर, जब हम प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं, मुगल कालीन और उत्तर मुगल कालीन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जैसे अबुल फजल के आयन अकबरी का जिक्र आता है, तो वहां कहीं ना कहीं बड़ौनी उपलब्ध होता है, या बड़ौनी के आसपास का इलाका जहां नरवर भी पास में पड़ता है उसका जिक्र होता है। हम अगर अलेक्जेंडर कनिंघम को पढ़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो इस इलाके का वो भ्रमण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जब हम ऐतिहासिक स्रोतों की तरफ जाते हैं, प्राथमिक स्रोतों की तरफ जाते हैं, तो वहां पर बड़ौनी की उपस्थिति मुझे दिखाई देती है। और यही वजह है कि अपने विद्यार्थी काल से मुझे बड़ौनी हमेशा से आकर्षित करता रहा है। और इस वजह से भी उसने मुझे आकर्षित किया कि ये वो स्थान था जिस स्थान पर बुंदेला शासक बीर सिंह जूदेव ने अपनी यात्रा का आरंभ किया था। और बीर सिंह जूदेव जो बुंदेला थे, उनको हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सलीम के मित्र थे और ओरछा के राजा हुए। तो ओरछा के शासक होने के पहले उन्होंने बड़ौनी को अपना केंद्र बनाया था एक जागीरदार के रूप में, और वहीं से उन्होंने अपनी सारी गतिविधियों को संचालित किया था। और ये बीर सिंह जोदेव जो बुंदेला थे, इन्होंने अपने आसपास के बहुत बड़े इलाके के ऊपर अपनी सेना के साथ कब्जा कर लिया था। इस वजह से भी मुझे बड़ौनी अपनी ओर आकर्षित करता रहा कि ऐसा क्या है कि शासन के जो सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं वो बड़ौनी से प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन बड़ौनी एक जागीर के रूप में था, एक गांव के रूप में था, और आज भी बड़ौनी एक गांव के रूप में है, जबकि राज्य उसके पास में कोई दूसरा स्थापित हो रहा है, जिसे हम दतिया के नाम से जान रहे हैं। दतिया एक रियासत के रूप में, एक प्रिंसली स्टेट के रूप में हम देख रहे हैं, जबकि इसके जो रूट्स हैं, दतिया के जो रूट्स हैं, वो बड़ौनी से प्रारंभ हो रहे हैं और बड़ौनी से पहले वो ओरछा से जुड़ रहे हैं। इस वजह से भी बड़ौनी मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा। बड़ौनी ने मुझे और इसलिए आकर्षित किया कि ये जो गांव था, ये गांव दरअसल दिल्ली से बुरहानपुर की तरफ जो मेडिवल पीरियड का रूट है, उस रूट पर बड़ौनी एक छोटे से स्थानक के रूप में जाना जाता था। जब ग्वालियर से नरवर की तरफ जाते हैं और नरवर से अंबावाई की तरफ जाते हैं, तो नरवर और अंबावाई के बीच में ये बड़ौनी एक छोटा सा गांव जो जागीर के रूप में था, वहां राहगीरों को रुकने के लिए प्रेरित करता था। तो
बड़ौनी को जब मैं देखता हूँ, उसकी विशिष्टताओं को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि ये ठीक है कि बुंदेलाओं के समय में जरूर इसको इम्पोर्टेंस मिला और क्षेत्रीय स्तर पर बड़ौनी एक महत्वपूर्ण गांव के रूप में जाना जाने लगा, एक महत्वपूर्ण जागीर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हम अगर पीछे लौटते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं, तो बहुत सारी रोचक बातें हमें पता लगती है, बहुत सारे रोचक तथ्य हमें सामने आते हुए दिखाई देते हैं कि आप देखिए यहाँ पर सूर्य उपासना के हमें चिन्ह मिल रहे हैं बड़ौनी में। छोटा सा गांव, बिल्कुल अलग थलग गांव है, लेकिन वहां पर हमें सूर्य उपासना के चिन्ह मिल रहे हैं। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि सूर्य उपासना बुंदेलखंड में कोई नई बात नहीं थी। बुंदेलखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सूर्य उपासना हो रही थी। और बड़ौनी के पास में अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक उन्नाव नामक स्थान है जहां पर सूर्य मंदिर है। वहां पर सूर्य उपासना बड़े पैमाने पर होती है, आज भी होती है। लेकिन बड़ौनी में जब हमें सूर्य प्रतिमा मिल रही है 1980 के दशक में, तब हमें यह पता लगता है कि इस क्षेत्र में भी सूर्य उपासना हो रही थी। हम यहाँ पर शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, यानी हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म से संबंधित जितने भी मत हैं, उन मतों से संबंधित उपासना करते हुए हम लोगों को देख रहे हैं। वहां पर उसके साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। गोपेश्वर की पहाड़ी पर एक बहुत प्राचीन मंदिर हमें मिल रहा है, एक लिंग का मंदिर है वो, और उस मंदिर में शैव मत की उपासना हो रही है। एक पुरानी टेकरी है, उस पुरानी टेकरी के ऊपर माता का बड़ा सा मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। यानी उसके जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं वो करीब करीब 400-500 साल पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ तक बड़ौनी हमें बताता है, हमारा गांव हमें बताता है कि बुंदेलखंड में यद्यपि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन आप देखिए कि बड़ौनी तक बौद्ध धर्म की अप्रोच हो रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य हमें वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। गोपेश्वर के पहाड़ी पर, वहां के टीले पर मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत लंबी पहाड़ी, करीब करीब 2 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है, और उस एक पहाड़ी पर हमें बौद्ध मत से रिलेटेड साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं, कहीं पर हमें जैन मत से रिलेटेड साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं पर हमें शैव मत से रिलेटेड साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हम बौद्ध मत से संबंधित साक्ष्यों को वहां देखते हैं तो एक आश्चर्य मिश्रित भाव पैदा होते हैं कि आसपास के इलाके में तो हमें बौद्ध मत नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर स्तूपों के अवशेष कैसे पहुंच गए। तो लगातार हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए शोधार्थी और इतिहासकार हैं, वो इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने लेवल पर जो प्रयास किया ये जानने का कि बुद्धिज्म की अप्रोच यहाँ कैसे हो रही है इस गांव में, तो हमने देखा कि दतिया के पास में करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर परासरी नामक स्थान है, जहां पर अशोक का एक शिलालेख हमें प्राप्त हो रहा है, लघु शिलालेख हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें जो ऐसा मतलब हमें तथ्य प्राप्त होता है कि अशोक के नाम से 2 जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, उसमें एक शिलालेख ये पारासरी का भी है। तो चूंकि अशोक का शिलालेख हमें दतिया के पास में ही प्राप्त हो रहा है, भले ही दतिया जिले के अंदर या बड़ौनी के आसपास कहीं पर हमें और बौद्ध धर्म से रिलेटेड साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हों, लेकिन ये एक आधार हो सकता है कि चूंकि अशोक की अप्रोच इस इलाके में थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बौद्ध मठ भी या बौद्ध स्तूप भी स्थापित करने के प्रयास हुए होंगे। और वो जो इलाका है बिल्कुल आइसोलेटेड इलाका है, बड़ौनी वाला जो इलाका है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो मुझे लगता है मेडिटेशन करने के लिए लोगों को ऐसे स्थानों की, गुफाएं भी हैं वहां पर, मेडिटेशन करने के लिए ऐसी जगहों की आवश्यकता होती थी। तो निश्चित रूप से वहां पर बौद्ध मतावलंबी और जैन मतावलंबी भी पहुंचे और उन्होंने अपने अपने
उपासना ग्रहों का निर्माण किया। हालांकि जो बौद्ध स्तूप है वो पूरी तरह से धराशायी है, केवल अवशेष ही हमें वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब हम जैन मत की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैन धर्मावलंबियों को भी इस इलाके ने अपनी ओर आकर्षित किया था, और उसका परिणाम ये निकला कि आप सभी साथी जानते होंगे जो जैन धर्म की स्टडी जिन्होंने की होगी, पास में ही लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर सोनागिरी नामक स्थान है, जो जैन धर्मावलंबियों का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। तो जब सोनागिरी पर जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तो इस बात की संभावना कहीं ज्यादा दिखाई देती है कि गोपेश्वर की पहाड़ी पर जैन धर्मावलंबियों ने अपने उपासना ग्रहों की स्थापना करने का प्रयास किया हो, लेकिन वहां पर उन्हें सफलता प्राप्त न होने की स्थिति में पास की ही एक दूसरी स्वर्णगिरी पहाड़ी पर उन्होंने 108 मंदिरों का विकास किया। बड़े बड़े 108 मंदिर वहां पर है स्वर्णगिरी में। तो ये जो विभिन्न संप्रदायों के साथ, विभिन्न धर्मों के साथ बड़ौनी गांव का एक संपर्क था, एक लिंकेज हमें जो वहां दिखाई देता है, उससे ये प्रतीत होता है कि गांव छोटा था, लेकिन क्षेत्रीय परिचय उसको प्राप्त था। क्षेत्रीय स्तर पर उसने अपनी एक पहचान बना रखी थी मध्यकाल से। मध्यकाल से तो बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ौनी एक स्थापित गांव था, लेकिन इसके जो रूट्स जा रहे हैं, इसका जो इतिहास जा रहा है, और पीछे प्राचीन भारत के साथ भी इसके कहीं ना कहीं लिंकेजेस जा रहे हैं। जैसे मिट्टी की मुद्राएं, यानी मिट्टी की मुद्राओं का मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। मृण मुद्राएं हमें इस क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो बड़ौनी गांव है, इस बड़ौनी गांव ने अपनी पहचान को बहुत ज्यादा विकसित नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये था कि आसपास काफी सारी पहाड़ियां थी, जंगल था, उन पहाड़ियों से पहाड़ियों के आसपास जंगल था। एक साइड में काफी ज्यादा पानी हमें दिखाई देता है राम सागर के रूप में। तो वहां विकास उस तरह का नहीं हो पाया कि एक कस्बे के रूप में उसका विकास होता और फिर एक जिले के रूप में या बड़े नगर के रूप में उसका विकास होता, वो नहीं हो पाया। उसके स्थान पर 10 किलोमीटर की दूरी पर दतिया में बुंदेला शासकों ने अपनी राजधानी का निर्माण किया, और वहां पर मध्यकाल से एक नवीन क्षेत्र हमें बुंदेला क्षेत्र दिखाई देता है, बुंदेला रियासत के रूप में। नई रियासत स्थापित हुई, बड़ौनी उसका पार्ट हुआ, बड़ौनी गांव उसका पार्ट था। लेकिन यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बड़ौनी गांव था और बड़ौनी गांव की जागीर जो संभालते थे, उन जागीरदारों के प्रति दतिया रियासत के शासकों का जो व्यवहार था वो हमेशा सम्मान पूर्वक रहता था। और उसके पीछे रीजन ये था कि बड़ौनी की जो जागीर थी वो हमेशा बड़े को दी जाती थी, और बड़े को जागीर दी जाती थी, इसलिए इस क्षेत्र को बड़ौनी कहा गया। तो ये बड़ौनी गांव का जो नाम अभिधान है, उसके पीछे भी ये एक महत्वपूर्ण रीजन हमें दिखाई देता है। इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी गांव में उसका अपना एक आर्थिक स्वरूप होता है, उसका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आइसोलेटेड प्लेस था, तो वहाँ आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं थी। आज भी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्नता हमें वहां पर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के होने की वजह से आज भी इस क्षेत्र की जो आर्थिक संरचना है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों, पत्थरों, क्रेशर, मिट्टी, गिट्टी, ईंट, इस पर आधारित है। यानी यहाँ का जो आर्थिक स्वरूप है मूल रूप से पहाड़ों पर ही आधारित है। इसके अलावा कुछ कृषि कार्य भी होते हैं, तो उस कृषि कार्य के माध्यम से यहाँ के लोगों ने अपना जीवन यापन किया है, और यही वजह है कि इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। पास में ही एक रामसागर है जिसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व, दतिया
राज्य के राजा रामचंद्र के द्वारा रामसागर का निर्माण किया गया था। और अपने साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो रामसागर है, ये रामसागर बड़ौनी की ही लाइफलाइन नहीं है, दतिया की भी लाइफलाइन, यानी दतिया डिस्ट्रिक्ट को पानी की, दतिया सिटी को पानी की सप्लाई रामसागर से हो रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आज से 100-150 साल पहले उस रामसागर से दतिया तक के लिए नहर आदि का निर्माण हुआ था। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज हमें इस गांव के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड का ये हिस्सा है और बल्कि सीमावर्ती इलाका हम कह सकते हैं, तो यहाँ बुंदेली संस्कृति हमें दिखाई देती है। बड़े पैमाने पर बुंदेली संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ तमाम परंपराएं बुंदेली परंपराएं हैं। एक दो कुप्रथाओं की मैं यहाँ पर बात करूंगा जो गांव के साथ जुड़ी हुई थी और उन कुप्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया गया और वो आज हमें वहां पर नहीं दिखाई देती हैं। एक जो कुप्रथा के बारे में मुझे जानकारी काफी समय पहले मिली थी कि गांव में ऐसा रिवाज था कि किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, तो शव बाहर रखा जाता था, घर के बाहर रखा जाता था और रिलेटिव्स और आसपास के लोग सब इकट्ठे होते थे। एक विशिष्ट व्यक्ति के वहां पहुंचने तक उस अर्थी को नहीं उठाया जाता था। वो विशिष्ट व्यक्ति थे जो कट्या ब्राह्मण कहलाते हैं। वो जब तक वहां नहीं पहुंचता था तब तक वो अर्थी नहीं उठाई जाती थी। और वो कट्या ब्राह्मण वहां पहुंचकर तमाम तरह की ऐसी डिमांड करते थे, मांग किया करते थे कि ये हमें सीधा सामान यानी राशन हमें उपलब्ध कराएं, कपड़े हमें उपलब्ध कराएं, बर्तन हमें उपलब्ध कराएं, तब हम इस अर्थी को उठाने देंगे। काफी लंबे समय तक यह कुप्रथा क्षेत्र में चलती रही। लेकिन वहां के जो जागीरदार रहे नारायण सिंह जी, 1936-37 की बात है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और खुद वहां पर किसी परिवार में मृत्यु हुई थी तो खुद वहां पर उपस्थित हुए और कट्या ब्राह्मण के द्वारा जिस तरह का ये एक प्रकार से कुप्रचलन चलाया जा रहा था, बड़ा आतंक था इन लोगों का, उस आतंक को उन्होंने खत्म किया। अगर मृत्यु होती है तो वहां पर कट्या ब्राह्मण का कोई रोल नहीं रहेगा और बिना उनकी उपस्थिति के ये जो मृतक संस्कार है वो संपन्न किया जाएगा। तो एक गांव में एक अच्छी प्रथा प्रारंभ हुई 1936 के बाद, उससे लोगों ने काफी राहत महसूस की। और एक और जो दूसरी बात मुझे वहां परंपरा के रूप में, जिसको हम कुप्रथा ही कहेंगे, सुनने को मिली, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि जागीरदारों के आसपास के इलाके में जो काम चला करते थे, खेती बाड़ी, जागीर काफी बड़ी थी, 17 गांवों की जागीर थी, तो आसपास के इलाकों में काम हुआ करते थे, तो मुनादी फिराई जाती थी, खेतों में काम कौन करेगा, कटाई होनी है, फिराई होनी है, चक्की पीसने का काम होना है, बड़े पैमाने पर पिसाई होनी है। तो इन कामों के लिए क्षेत्र में मुनादी होती थी और उस मुनादी में काफी सारे लेबर्स को इकट्ठा किया जाता था। श्रमिक इकट्ठे होते थे, 150 श्रमिक इकट्ठे होते थे, फिर उनको हाँका जाता था और हाँक के उस स्थान पे ले जाया जाता था जहां पे काम होना था। वहां पर उनसे काम कराया जाता था और काम कराने के बाद, हम इसको बेगार नहीं कहेंगे क्योंकि उनको पैसा दिया जाता था, लेकिन पैसा जिस तरह से दिया जाता था वो तरीका बहुत ही गलत था और इस वजह से इसे हम कुप्रथा के रूप में मान्यता देते हैं कि जैसे कोई गढ़ी थी, छोटी छोटी गढ़ियां बनी हुई थी, तो उस गढ़ी की प्राचीर पे खड़े होकर वहां के जो जागीरदार हैं वो नीचे खड़े हुए लेबर्स के सामने पैसा ऐसे फेंक देते थे और जिसके हाथ में जितना पैसा आ जाए, किसी के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंच जाता था, किसी के हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं पहुंचता था। तो इस तरह की जो कुप्रथा थी वो भी 50 के दशक में खत्म हुई
और मैं स्वयं उस गांव का भ्रमण कर चुका हूं, जागीरदार परिवार से भी मैंने मतलब साक्षात्कार किया है। तो आज की जो स्थिति मुझे दिखाई देती, गांव में जो बदलाव मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जो पिछली पीढ़ी थी और आज की जो पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी से जस्ट ठीक इससे पहले वाली पीढ़ी और आज की जो पीढ़ी है, दोनों ही पीढ़ियों के अंदर हमें बदलाव नजर आ रहा है। दोनों ही पीढ़ियां जागीरदार परिवार की वो आम जनता के साथ मेल मिलाप के साथ रह रही है। तो ये मुझे इस गांव के अंदर एक आशाजनक तथ्य दिखाई दिया कि ट्रेडिशनल चीजों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, रूढ़िवादी चीजों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उसके लिए कोई इनिशिएटिव ले रहा है और इनिशिएटिव लेकर उसको उस कुप्रथा को खत्म कर रहे हैं। तो बड़ोनी, मुझे नहीं पता मेरे लिए कितना समय है सर, अगर अपनी बात कंक्लूड कर लेते हैं सर। जी 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 जी। चूंकि जिस गांव पर मैं बात कर रहा हूं तो वो एक ऐतिहासिक गांव है और काफी देर तक हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। तो मैं अंतिम बात करने के लिए एक खास बात ये करूंगा। मैडम, जब भी आपके मंच से गांव की बात होगी ना, तो कहीं ना कहीं डकैती की भी बात होगी, गांवों से जुड़ी हुई। खासतौर पर बुंदेलखंड और चंबल इलाके में डकैती की बड़ी समस्या रही है और मुझे लगता है कि इस इश्यू पर कल पंकज जी भी चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने चर्चा की थी, किसी विषय पर वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी दस्यु समस्या की बात की थी। तो ये जो इलाका था ये इससे अछूता नहीं था। मतलब सदियों से इस इलाके में दस्यु समस्या रही है और बड़ोनी गांव में भी हम दस्यु समस्या को देखते रहे हैं। मैं जब विद्यार्थी था तब भी मैंने इसको महसूस किया था। हमारी क्लास से ही इस क्षेत्र के एक डाकू के द्वारा हमारी क्लास के एक विद्यार्थी, हमारे सहपाठी थे, उनका अपहरण किया गया था और वो 17 दिन बाद वापस आए थे। हजरत रावत की मैं बात करूंगा। हजरत रावत इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये जो पूरा इलाका है, जिन गांवों के नाम मैंने लिए थे बड़ोनी के साथ, इनके आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब रावत पट्टी कहलाते हैं। यानी रावत जाति के लोग, ये शेड्यूल ट्राइब में भी शामिल होते हैं। तो ये रावत जाति के लोग वहां आसपास निवास करते हैं और इन्हीं में से हजरत रावत एक प्रमुख डाकू हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी पहचान हुई। और दूसरे एक गडरिया गैंग थी जिसमें दयाराम गडरिया एक बहुत बड़े डाकू हुए। वो भी आसपास के ही डाकू थे जो बड़ोनी में अपने शेवर लगाया करते थे जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने से डाकुओं को बड़ा फायदा हो जाता था उस पहाड़ी इलाके का उपयोग करने के लिए। तो यहाँ की जो डकैती की समस्या है वो भी, हालांकि अब वो समस्या में नहीं दिखाई देती है, लेकिन काफी लंबे समय तक यहाँ डाकुओं ने भी अपना प्रभाव स्थापित किया था। मैं एक बार फिर से इस मंच का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इतने अच्छे टॉपिक पर बात करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, रश्मि जी ने, देवेंद्र जी ने, और मैं अपने पसंदीदा विषय पर आप लोगों के साथ बात कर पाया। कितना मैंने आप लोगों को संतुष्ट किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और माफी भी चाहता हूं, आपको सुनना भी चाह रहा था लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और मंच की अपनी सीमा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले वक्ता की ओर जा रहे हैं। अभी हम ग्वालियर से संजय स्वर्णकार सर को सुन रहे थे, जो वहाँ के एक महत्वपूर्ण गांव बड़ौनी पर बात कर रहे थे। वहाँ के ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य का जो हमारा विशेषता है उससे हमें परिचित कराया, साथ ही वहाँ की कुप्रथाओं से भी हमें परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से सुप्रसिद्ध आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद उज्ज्वल आलोक जी। मैं इस मंच को जो विलेज हिस्ट्री, ग्रामीण इतिहास को
केंद्र में रख करके विमर्श की हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, तो पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कि मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जब देवेंद्र जी ने मुझसे बात की और कहा कि आपको बोलना है, और मैं तो मुझसे कई बार उन्होंने एक तरह से मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, तो अपने गांव पर लिखने के लिए बोल चुके हैं और मैं बना रहा था कि उसी पर कुछ करूंगा, लेकिन फिर ये हुआ कि मेरा काम जो शोध वाला काम है वो 2 इलाकों पर मैंने काम किया है मैंने अभी तक किताब के रूप में। एक तो बंगाल है और दूसरा केरल है। तो केरल वाला काम अभी जल्दी में आया है, फिर मुझे लगा मुझे केरल के गाँव को लेकर के कुछ बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा आयोजन भी केरल के गांव से ही संचालित हो रहा है। तो एक जो केरल के बाहर का व्यक्ति है, जो एक शोधार्थी के रूप में केरल गया और 8-10 साल वहां पर इसी काम के लिए लगाया, तो एक विद्यार्थी की जो केरल स्टडीज में जिसकी गति तो नहीं है लेकिन रुचि है, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। कैथलीन गफ एक समाजशास्त्री थी, उन्होंने अध्ययन किया था केरल के 2 गांवों का। मैं उसी के सहारे, वो EPW में छपे हुए हैं उनके लेख। उन्होंने एक तो एक गांव था अम्बलपुरम का, पलक्कर, और दूसरा उत्तरी मलबार का था, पलम्बर। तो पलक्कर को ध्यान में रख करके बात करूंगा। उससे पहले मतलब एक रूपरेखा सी, संजय जी कह रहे थे कि बरौनी के बारे में, तो कुछ बात जुड़ती है हमारे इस अध्ययन से भी। बरौनी का मतलब है कि बड़े को ही मिलेगा, और ये पूरे भारत में ही चीज रही है कि बड़े को ही मिलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो मतलब इसका बहुत सख्ती से पालन होता था। उसमें केरल था। केरल के जो नंबूदरी परिवार होते थे, तो नंबूदरी परिवारों में बड़े को ही सारी संपत्ति मिलती थी, लेकिन एक दूसरी चीज थी, बड़े को ही शादी करने की अनुमति थी। बड़े बेटे की ही शादी होती थी, बाकी बेटे कुंवारे रहते थे। ये एक विचित्र थी। और उसमें फिर लड़कियां बहुत पिछती थी, क्योंकि एक पुरुष की जो सबसे बड़ा लड़का है घर का, मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मणों की, तो वो उसकी कई शादियां हो जाती थी और उसकी अनुजों की होती नहीं थी। तो उसमें बदलाव आता है 1910-11 के आसपास, जिसको हम केरल रेनेसां के नाम से जानते हैं। केरल में जो सबसे खास चीज है वो है कि यहाँ पर बहुत बाद के दिनों तक दास प्रथा बनी रही। मैं दलितों के गुण से बात कर रहा हूँ, तो 1930-40 में वहां पर ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। उससे पहले ईसाई वहां पर थे, मतलब ईसाई क्रिश्चियन रिलीजन बना है, उसके बाद से ही केरल में क्रिश्चियन हो गए हैं, लेकिन उनको सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं। तो सीरियन है, तो वो अपने को ऊंची जाति का मानते हैं। लेकिन 1940 के आसपास जब नए किस्म के आए मिशनरीज, ईसाई धर्म प्रचारक, जिसमें से 2 संस्थाएं मुख्य थी, CMS चर्च मिशनरी सोसाइटी और LMS लंदन मिशनरी सोसाइटी। तो इन्होंने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन का काम शुरू किया, क्योंकि इनको साल में देना होता था, रिपोर्ट करना होता था अपने मुख्यालय लंदन में कि उन्होंने कितने लोगों का कन्वर्जन कराया। तब इनको इस प्रथा से, स्लेवरी से, दास प्रथा से टकराना पड़ा, CMS वालों को और LMS वालों को। और उन्होंने, चूंकि तब तक वहां पर सीधे तो नहीं रहा है, असल में 3 राज्य थे
केरल तो बना है 57 में, उससे पहले केरल में 3 राज्य थे, त्रावणकोर था, मलबार था और कोचीन था। ये बहुत बाद में इसका एकीकरण हुआ है। तो वहां पर रेजिडेंट के सहारे शासन करती थी। मलबार चूंकि वो इलाका एक जमाने में टीपू सुल्तान के अंतर्गत था, तो वो सीधे अंग्रेजों के शासन में आ गया था। लेकिन बाकी कोचीन और त्रावणकोर ये दोनों तो रेजिडेंट के जरिए यहाँ पर शासन करते थे। तो ईसाई मिशनरियां वहां सक्रिय हुई, उन्होंने रेजिडेंट पर दबाव डालना शुरू किया कि वे स्लेवरी को, दास प्रथा को अवैध घोषित करें, और करीब 20 साल उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक उनके कन्वर्जन का काम ठीक से चलेगा नहीं। उनका अपना स्वार्थ था, लेकिन उस स्वार्थ में एक बड़ी कहें कि मुक्ति की बात, बहुत राहत की बात हुई कि वो 1860 तक वहां पर दास प्रथा पर कानूनन रोक लग गई। ऐसे व्यावहारिक रूप में तो बहुत बात तक चलती रही दास प्रथा, लेकिन कानूनन जो है ये गैर कानूनी हो गया, इस पर रोक लग गई 1860 तक। 1880 तक तो लगातार इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती रही कि वहां पर दास की बिक्री हुई है, वहां पर 2 बैलों के बदले में एक बच्चा लिया गया है, दिया गया है, ये सब चलता रहा। लेकिन ये कहें कि बाद के दिनों में इस पर बिल्कुल रोक लग गई। तो ये पहला दौर है जिसने केरल के गांवों पर बड़ा गहरा असर डाला। चर्च बने, चर्च में जाने का एक सिलसिला बना। उससे पहले असेंबली नहीं हो सकती थी, दलितों की इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो इकट्ठे होने लगे। तो उसने शहरों को तो जो बदला तो बदला, गांवों को बहुत बदला। उसके बाद में फिर केरल का अपना रेनेसां का दौर शुरू होता है, और उसमें अगुवाई करते हैं ईशव लोग, ईशव या ईड़व कहते हैं। वो जो ताड़ी उतारने वाली समुदाय था, मुख्य रूप से ताड़ी का काम करता था। ताड़ के हमारे यहाँ खजूर के पर होता है, ताड़ पर होता है, नारियल पर होता है, तो ताड़ी बना करके उतारना होता था। तो वो उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके अलावा कृषि मजदूर भी वही लोग थे, खेती का काम भी ईशव ही करते थे। तो उनके बीच से एक डॉक्टर पालपू थे। डॉक्टर पालपू की मुलाकात हुई 1902 के आसपास विवेकानंद से। विवेकानंद लौटे हुए थे अमेरिका से, और वो मद्रास में रुके थे। डॉक्टर पालपू थे तो इधर के त्रावणकोर के तरफ के, केरल के, और उन्होंने तो बाकायदे उन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, चिकित्सक थे, लेकिन केरल की त्रावणकोर की जो स्थिति थी उसमें कोई दलित वो नौकरी नहीं पा सकता था, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था। तो उनको फिर वहां मद्रास जाना पड़ा। मद्रास में वो डॉक्टर थे, और वहीं पर विवेकानंद से मुलाकात हुई। विवेकानंद की एक औरा था, तो विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपने से लोगों का बनाइए संगठन। जब तक अपने समुदाय का संगठन नहीं बनेगा तब तक कोई बदलाव, किसी बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, जो संगठन बने उसका मुखिया किसी सन्यासी को रखिए। सन्यासी मुखिया रहेगा तो जनता की श्रद्धा जुड़ जाएगी। व्यवहारिक बात कही, लेकिन बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गूढ़ बात है। और फिर खोजबीन शुरू हुई, तो ऐसे एक विद्वान सन्यासी मिले, श्री नारायण गुरु। वो मुखिया बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। एक कमेटी बनी जिसमें डॉक्टर पालपू थे, कुमारन आशान थे जो वहाँ के महाकवि, और भी लोग थे। बड़ी समिति थी, कोई उपाध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, इस तरह से है। और श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में 1903 में जो कहें कि जो संगठन रजिस्टर हुआ वो SNDP योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, ये बनी 1903 में। बन गई तो 2 में, लेकिन 2 में रजिस्टर नहीं हुई थी, 3 में रजिस्टर हुई।
और उससे केरल के गांवों में बड़ी बुनियादी तब्दीलियां आई। हर गांव में मंदिर बनाए। जब पहला मंदिर बनाया था श्रीनारायण गुरु ने, तो फिर उस पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि ये शिव मंदिर है और ये आपके शिव नहीं है, ये ब्राह्मणों के शिव नहीं है, ये ईसाइयों के शिव हैं, ये हमारे शिव हैं, इसलिए आप इसमें कोई दखलंदाजी मत कीजिए। और चूंकि संगठन बन चुका था, संगठन बनने पर एकल कोई इंडिविजुअल है तो उस पर तो हमला हो सकता है, होता है, लेकिन संगठन पर हमला करते डर लगता है, तो वो फिर नहीं बच गया मंदिर। तो मंदिर गांव-गांव बनवाए गए। SNDP योगम के मंदिर गांव-गांव बने। तो मंदिर तो बनना था सिर्फ कहने के लिए, मंदिर के साथ एक विद्यालय और एक प्रशिक्षण विद्यालय, जहां पर नारियल से चीजें बनाने का और दूसरे जो कुटीर उद्योग हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उससे रोजगार के अवसर पैदा हुए। उसने बहुत बदलाव किया। स्कूलों से ईसाइयों के बच्चे पढ़ करके निकलने लगे। लगभग सभी मंदिरों में, SNDP योगम के सभी मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी रखे गए। मुख्य रूप से ईसाई पुजारी थे। बाद के दिनों में तो ईसाई OBC में जाति उसका परिगणन होने लगा, लेकिन शुरू में तो वो जो है वो दलितों में ही उनकी गिनती हो रही थी। तो ईसाइयों के जो मंदिर बने उसने बदलाव किया। उसके बाद में उनसे नीची जाति तथाकथित, बाकी हायरार्की में ना आपका यकीन है ना मेरा यकीन है, लेकिन इस तरह की समाज व्यवस्था थी, तो उसमें अय्यन काली का उदय हुआ। अय्यन काली जो है वो पुलय समुदाय के थे, जिसको हमारे यहाँ आप कहने के लिए जाटो कह सकते हैं। तो जाटो समुदाय के, लेकिन वहां पर पुलय और परय ये दो मुख्य दलित जातियां हैं। तो पुलय की तरफ से अय्यन काली आए। अय्यन काली मतलब उनको केरल का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। उन्होंने 1907 में साधुजन परिपालनी संगम बनाया, और उससे जो दलित समाज में, क्योंकि ये तो खेती करता था, ये तो उस तरह से ऊपर की जाति थी ईसाइयों वाली, इनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी था। ये खास चीज है। देश के बाकी इलाकों में दलितों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन केरल में ईसाई जो है, श्री नारायण धर्मगुरु ने खुद ही संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं मुख्य रूप से। तो लेकिन पुलयों में तो कोई दूर दूर तक पढ़ाई का मामला नहीं था। तो अय्यन काली ने, जो त्रावणकोर के ही थे, एक गांव के थे, उन्होंने मतलब 1912-13 में, जब तक अंबेडकर का जन्म भी 1891 में हुआ है, 1891 तक अय्यन काली का जो पदम है, उनकी सेना है, वो बन गई थी, और गांव में वो दलितों को खड़ा करने का एक कहें कि अभियान चल पड़ा था। दलित गलियों में नहीं जा सकते थे, सड़क पर नहीं चल सकते थे, क्या कहें कि बैलगाड़ी पर बैठना उनके लिए असंभव था। तो खुद बैलगाड़ी खरीदी बेंगलुरु में, और उस पर बैलगाड़ी पर बैठकर चले, उस पर हमला हुआ, लेकिन सेना इनकी बनी हुई थी, मार्शल आर्ट की शिक्षा दिलवा रखी थी अपने लोगों को। तो जो अय्यन पदम है, अय्यन की सेना है, उसने फिर लड़ाई की, खून खराबा हुआ, कर्फ्यू लगा, लेकिन फिर ये टूट गया। गांव में सड़क पर चलना और बैलगाड़ी पर दलितों के चलने पर जो रोक है वो तोड़वा दी। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया वो एक तो ये था ही कि अपनी पत्रिका निकाली। जब साधुजन परिपालनी सभा योगम सभा बनाई, तो उसमें उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाने के लिए बाहर के जो उदार मत वाले थे
उनको नियुक्त किया। उसमें ईशव भी आए, उसमें नायर भी आए, उसमें और जातियों के अध्यापक आए और उन्होंने सहयोग किया। तो उन्होंने एक दूसरी चीज बनाई कि दलित जो है वो कोर्ट तक, अदालतों तक नहीं जा सकते थे। अदालत जाएंगे, एक खास चीज वो है केरल में कि बाकी जगहों पर छूने से छूत लगती है, लेकिन केरल में देखने से छूत लगती थी, ये खास चीज थी। तो उस मतलब जो कट्टरता थी, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि यह तो कहें कि मुंह में राम बगल में छुरी का सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। विवेकानंद ने जब देखा कि यहाँ देखने से छूत लग जाती तो कहा ये पागलों का इलाका है, ये तो ल्यूनेटिक असाइलम है पूरा केरल, उन्होंने ऐसा कहा। तो क्योंकि बहुत कट्टरता थी। अय्यनकाली ने बनाए कम्युनिटी कोर्ट, सामुदायिक न्यायालय बनाए। दलित उसमें जज होते थे, सुप्रीम जज वो खुद थे अय्यनकाली, लेकिन हर इलाके में जज होते थे जहां पर दलित अपना मुकदमा लेकर जाते थे। ये बाकी सजाएं देते थे, माने कि वो कैद खाना तो जैसा कुछ था नहीं, लेकिन मतलब कि पैसे का, रुपए का जो हर्जाना होता है उस तरह से केसों को हल करते थे और न्यायालय जाने से बचा लिया करते थे। क्योंकि न्यायालय में जिस तरह की अवमानना होती थी दलितों की, दूर खड़ा कर दिया, और दलित जो है पुकार करेगा, फिर इनकी बात सुनेगा, वहां जाकर बताएगा, जज की बात सुनेगा, अगर बताएगा यहाँ तक दूर खड़ा हुआ दलित, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या बहस हो रही है, कुछ पता नहीं चलता था। वो तो बहुत ही अपमानजनक, उससे उबाल लिया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया अय्यनकाली ने। अय्यनकाली के बाद में परयों के बीच से एक नए नेतृत्व का उदय हुआ। ये तो पूरे थे, वो थे श्री नारायण नहीं श्री कुमार गुरुदेवन योहन्नान नाम से। तो वो परयों के बीच से उन्होंने बनाया PRDS, प्रत्यक्ष रक्षा दयो सभा, 1910 में बनी, और इसने दलितों के का जो निचला हिस्सा है उसको धार्मिक रूप से एम्पावर किया। इनका भी जोर था कि रोजगार हो, लोग ट्रेनिंग लें, PRDS के स्कूल भी बनाए गए, मंदिर भी बनाए गए, प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए, लेकिन मुख्य रूप से ये स्पिरिचुअल मूवमेंट था। इतिहास लिखने को लेकर के सबसे ज्यादा सचेत अगर कोई था तो PRDS, परयों का संगठन था। ये एक खास चीज है। उसके बाद में 1900 समझिए कि 32-34 के आसपास वहां के गांव में एक नई लहर आई, और कांग्रेस में जो कहें कि समतावादी विचार के लोग थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बाद में 1935 तक आते आते वो कम्युनिस्टों के रूप में, लेकिन तब तक ये भूमिगत, ये इसको मान्यता नहीं थी। मान्यता मिली 1940 तक आते आते, 1940 यानी 26 जनवरी 1940 में ये फिर पार्टी पब्लिक हुई, सार्वजनिक हुई। उसमें उसने जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस पलम्बर गांव की, पलक्कर गांव की, उसका एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे बाद वाले वक्ता और समय भी हो चुका है मेरा। रोचक कितना है कि वो कुछ लिख करके जब बात बनेगी तो कहना होगा, देवेंद्र जी ने कहा है कि बाद में कभी किताब आई तो फिर उसमें आपकी बात। तो वो जो बदलाव आया है वहां के गांव में, तो जब कम्युनिस्टों का उदय हुआ तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। एक तो उन्होंने चलाई रात्रिकालीन पाठशालाएं। दिन में मजदूर लोग काम करते थे, शाम को इकट्ठा करके उनको फिर वर्णमाला सिखाते थे, लेकिन वर्णमाला से ज्यादा वो विचारधारा की शिक्षा के केंद्र हो गए कि आपका शोषण कैसे होता है, आपके श्रम का मूल्य क्यों नहीं मिलता, आपको संगठित क्यों होना चाहिए। तो पूरे केरल में जो दलित हैं वो अचानक वैचारिक रूप से वो हो गए, कहें कि सजग। गाँव में खास तौर से हर गाँव में यूनिट बन गई, मंदिरों में
धर्मशालाओं में, कुएं की जगत पर, जहां पर भी पब्लिक स्पेस था वहां पर वाचनालय बने, पुस्तकालय बने, पाठशालाएं बना दी इन लोगों ने। इनके ढेर सारे होल टाइमर निकले कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने एक एक गांव ले लिया। ऐसे ही जो पलक्कर गांव है वहां का एक विश्वनाथन नाम का लड़का था, 13 साल की उम्र में वो हो गया गांव के मंदिर का पुजारी, क्योंकि उसके पिताजी पुजारी थे, नंबूदरी परिवार का था। जो हम जीवनी जानते हैं ना राहुल संकीर्तन की, कुछ उसी तरह की जीवनी इसकी है विश्वनाथन की। और फिर वो उसके पिता ने उसको अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया, उसने घर छोड़ दिया, हाई स्कूल करने से अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया। तो उसने बोले भाई तुम्हारे लिए वेद पढ़ना ही ठीक है, तो कहा नहीं मुझे पढ़नी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ने देंगे, छोड़ दिया। फिर कांग्रेस में शामिल हो गया, फिर AK गोपालन के संपर्क में आया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और किसान नेता भी थे, और फिर उसके बाद में कम्युनिस्ट हुआ, जेल में भी उसको रखा गया। और जब कैथलीन गफ उससे 2 ही बार मिली, जब वो पहली बार गई तो देखा कि उसने बिना दहेज के विवाह किया था, 25 साल का था तब, और गांव के मुहाने पर रहता था, उसने अपना घर बना लिया था। उसने अपने बड़े भाई पर ही मुकदमा कर दिया, क्योंकि उसकी अपनी 60 बीघे जमीन थी, तो बड़े भाई और वहां पर दलित बस गए थे उसकी जमीन पर, क्योंकि भाई अगर नेता जो है वो कम्युनिस्ट है तो उसकी जमीन तो दलितों के लिए होनी चाहिए। लोग वहां के कहते थे कि कम्युनिज्म का मतलब ही है दलितों का राज्य। 1957 में जब सरकार बनी तो कहने के लिए 3 वहां पर पावर सेंटर थे केरल में। एक तो नायरों का था, NSS बनाया था उन्होंने, नायर सर्विस सोसाइटी, बहुत मजबूत था, सबसे ज्यादा संसाधन उनके पास थे, नायरों के पास। और दूसरा था मुस्लिम लीग, और तीसरा जिसके नेता फादर बडक्कन थे, क्रिश्चियंस का था। ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन जब इन लोग मतलब कि जो पहली सरकार आई उसने क्या किया कि कहा कि जो स्कूली शिक्षा होगी वो भारतीय संविधान के अनुरूप होगी, पाठ्यक्रम जो है वो भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप होंगे। एक दूसरा, अध्यापकों की नियुक्ति में कोई पॉलिसी रखी जाएगी जिसमें सरकार को कहें कि बताया जाएगा। तीसरा, पुलिस के पास ना तो बंदूक रहेगी और ना डंडा रहेगा, तो वो एक नई चीज कर दी। और अंतिम चीज कि लैंड रिफॉर्म करेंगे। तो ये तीन चीजों ने मिल करके पुलिस में सुधार, क्योंकि वही पीटती थी दलितों को। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा जो है सेकुलर होगी, संविधान तो सेकुलर है, संविधान तो रिलीजियस है नहीं। तो इसने इन तीनों को जो आपस में दुश्मन थे एक कर दिया और विमोचन समरम हुआ। इन तीनों ने मिल करके बनाई शांति सेना। जो आपस में दुश्मन हैं, मुस्लिम लीग वाले, नायर सर्विस सोसाइटी वाले और जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये सब पावर होल्ड करते थे। और अगर दलित समझदार हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उनकी सरकार बन गई है और चल गई, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। बनी शांति सेना, बड़े पैमाने पर दलितों का संहार हुआ, मारा गया। पूरे राज्य में गृह युद्ध की हालत पैदा हो गई। दिल्ली में बैठे बैठे प्रधानमंत्री समझ रहे हैं इस चीज को, वो नहीं चाहते थे कि वहां पर सरकार अबदस्त की जाए, लेकिन करवाई गई। लेकिन उससे हुआ क्या कि पहली बार जो लैंड रिफॉर्म का ड्राफ्ट पेश किया वो बाद में लागू होता है, 60 के बाद में, 65 और 70 के बीच में लागू होता है। लेकिन पहली बार केरल के दलितों को जमीन मिली, उनका अपना घर हुआ, उनका अपना एड्रेस हुआ, पता हुआ। भारत के बाकी सभी इलाकों में दलितों के पास कम से कम मकान बनाने की जमीन, खेती की जमीन नहीं होती, लेकिन मकान बनाने की जमीन होती है, दफनाने की जमीन होती है। अकेला केरल ऐसा राज्य था जहां पर दलितों को घर बनाने की भी जगह नहीं थी। तो लैंड रिफॉर्म ने ये किया कि जमीन दी घर बनाने की, और थोड़ी जमीन दी जिस पर वो केले की, कटहल की, नारियल के खेती कर सकते थे। थोड़ी जमीन थी, लेकिन उससे उनका एक अस्थाई पता हो गया। ये फिलहाल एक स्केची, एक बहुत चलताऊ सा
कहे कि मैं उसकी रूपरेखा है, मुझे मौका दिया। मैं पुनः देवेंद्र जी का तो हृदय से आभारी हूँ। बस विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्षमा चाहता हूँ, समय कम है। अब मैं कल हम लोगों ने सिंधु ए, महेश एस और जयचंद्र आर जी के माध्यम से केरल के लोगों के माध्यम से केरल को जाना। आज हमने बजरंग बिहारी सर के माध्यम से केरल के बाहर के लोगों के माध्यम से केरल को जाना। दोनों के देखने में क्या अंतर है, हम दोनों व्याख्यान को सुन करके समझ सकते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आशीष कुमार पांडे जी को आमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को 10 मिनट में ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल सर, मैं उससे भी कम में रखूंगा। बजरंग सर हम लोग के गुरु हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो और संजय सर ने जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बातों की गुंजाइश है, लेकिन आज मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो मैं बताया कि भाई एक कार्यक्रम है उसमें आप जुड़िएगा, तो वो बोले कि विषय क्या है, तो मैंने बताया कि मेरा गांव मेरा इतिहास। तो बोले कि इस विषय पर तो आप लोग पिछले साल भी बातचीत कर रहे थे, आप जुड़े थे, आपके यहाँ से ये कार्यक्रम हुआ था। तो मैं बताया कि जी वही विषय है और उसी में हम लोग आगे बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को, जिसमें रश्मि मैम है और देवेंद्र सर हैं और तमाम पूरी टीम है, प्रदीप सर, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस लायक मुझे समझा। और मैं यहीं से बात अपनी शुरू कर रहा हूं कि मेरा गांव मेरा इतिहास जो विषय है, क्यों हमें दूसरे विमर्श को शुरू करने की जरूरत नहीं है और क्यों इस विषय पे बात करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, वहां का मैं रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम नगवा है और अभी हम लोग बंधुचक में रहते हैं। नगवा बहुत प्रसिद्ध गांव है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत रहे अमर शहीद मंगल पांडे का गांव है और मैं उनका वंशज भी हूँ, 6वीं पीढ़ी। केरल के इतिहास के बारे में और केरल में कैसे जो आज केरल मॉडल हम देखते हैं, लगभग केरल से 2000 किलोमीटर की दूरी पे बैठ के, 1500 किलोमीटर की दूरी पे बैठ के, उसका इतिहास बजरंग सर ने बताया। और दतिया मध्य प्रदेश और ये जो बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है, उसका इतिहास और वहाँ की बातचीत संजय सर ने की। इतिहास की बातें हो गई और मैं युवा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे आज वर्तमान की बात करनी चाहिए और मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूं कि वर्तमान की बात हो। और मैं जब भी देवेंद्र सर से मिलता हूं और रश्मि मैम से भी मिलता हूं तो देवेंद्र सर का एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा कहते हैं कि आशीष बाबू देखिए, बात ये है कि चीजों को डॉक्यूमेंटेशन किया जाना बहुत जरूरी है। और रश्मि मैम से एक बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इतिहास जो लिखा जाए उसमें इस चीजों का कभी भी ये ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि वो इतिहास किसके लिए अच्छा होगा या किसके लिए बुरा होगा। इतिहास इस रूप में लिखा जाना चाहिए कि सत्य उस समय का क्या था या सत्य इस समय का क्या है। ये मेरी बातचीत की भूमिका थी। अब मैं सीधे चलता हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में और अपने गांव में। 1890 में गाजीपुर से अलग होकर लगभग 1890 के करीब बना बलिया जिला। और वाल्मीकि के भी प्रसंग से बलिया जिला का नाम जोड़ा जाता है। और एक और किंवदंती है कि बलिया में अधिकतर जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी होती है, तो बालुई से बलिया का प्रादुर्भाव समझा जाता है। लेकिन मैं इस चीज से कनेक्ट करूंगा जहां ये कार्यक्रम किया गया है केरल से। केरल मॉडल को हम लोग देखते हैं, केरल की पंचायतों को वहां बहुत अधिकार दिया गया है। उन चीजों को हमें किस तरीके से अंगीकार करने की जरूरत है, मैं इस विषय पे बात करूंगा। जैसे आज के डेट में आप कोई भी चीज देखिए, इतिहास हो, बहुत हद तक हिंदी भाषा को छोड़ दिया जाए तो दूसरे विषय के साहित्य हो या राजनीतिक मोमेंट हो, ये कुछ महानगरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, पर्यावरण का मुद्दा है, आप गूगल पे या कहीं भी चीजों पे देखिए, लगभग जितना दिल्ली का AQI है लगभग ही इतना ही AQI भारत के कई अन्य छोटे छोटे जनपद या छोटे छोटे गांव हैं उनका है, लेकिन वो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है।
इन विषयों को मैं प्रयास करूंगा कि इन विषयों पर बात हो, और इन विषयों को पर बात ऐसे ही हो पाएगी जब ऐसे कार्यक्रम होंगे। हम जहां से आते हैं उन जड़ों को हमें मजबूत करने की जरूरत है और उस पे बात करने की जरूरत है। मैं अपने गांव में बात करूं तो नगवा गांव में एक डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज महिला का है, पुरुष का है। वहां पे पढ़ाई के लिए वो सरकारी विद्यालय ही है, कोई भी प्राइवेट विद्यालय नहीं है। और आप जो आधुनिक चीजों में अगर बात करें तो कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे रोजगार की स्थिति उस गांव में उपलब्ध हो पाए। पलायन हमारे जनपद का, हमारे गांव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे स्थानीय प्रशासन की भी पहुंच नहीं है, स्थानीय जन नेता की भी पहुंच नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, चूंकि बलिया का जो एक इलाका है घाघरा से जुड़ता है और दूसरा इलाका जो है हमारा गांव ये गंगा नदी के तरफ से जुड़ता है। तो गंगा नदी हमारे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। और संजय सर जो बात कर रहे थे कि बुंदेला रियासत की और वहां की बात करते हुए कुप्रथाओं के बातचीत में उन्होंने 10 की बात की, तो कुछ ना कुछ नक्सलाइट मूवमेंट हमारे तरफ भी होते रहते हैं, अति संवेदनशील जिला में आता है। तो उन विषयों को भी मैं यहाँ अंकित करना चाहूंगा कि इस चीजों का जुड़ाव इसलिए हो रहा है, चीजें समाज में इसलिए आ रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार का उचित और अच्छा साधन उपलब्ध नहीं है। पढ़ाई के लिए एक विश्वविद्यालय अभी खुला है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, लेकिन बहुत अच्छे महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालयों में शिक्षकों का बहुत अभाव है। तो इन विषयों पर भी मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसे किस तरीके से इतिहास में दर्ज किया जाए। मेरा कहने का मेन तात्पर्य है। और जो बात बलिया के बारे में है, बलिया में तमाम जो साहित्यकार हुए उनके बारे में आप जानते ही हैं। इतिहास बलिया का आप लोगों के बारे में पता है कि अगस्त क्रांति 1942 में जो हुई थी, चित्तू पांडे जी वहां के थे। तो ये मोटा मोटे इतिहास है। मेरा मेन कहने का तात्पर्य आपसे ये है, और मैं इस विषय को यहाँ अंकित करना चाहूंगा और देवेंद्र सर से ये निवेदन करूंगा कि अभी पंचकोसी मेला पर जो सर की किताब आई है, हमारे बलिया में अभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने भारतवर्ष कैसे हो वो पूरा आख्यान ही वहां पे दिया था। तो उस मेले को और जो वर्तमान के मुद्दे हैं उनको केंद्रित करके कोई एक ऐसी किताब या कोई ऐसा विमर्श या कोई ऐसा आयोजन मैं चाहूंगा कि सर आयोजित करें, जिस पर वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, और ये केवल अब जैसे मैं आपको बताऊं समस्या की बात, तो वहां पे प्रदूषण के साथ साथ जो कचरा प्रबंधन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इस विषय पर कोई कचरा प्रबंधन के लिए दिल्ली में जैसे शहरों में हम रह रहे हैं, यहाँ तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था है सरकार के तरफ से या प्राइवेट भी कचरा प्रबंधन का उपयोग हो जाता है कचरा के, लेकिन गांव में इस विषय पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। जल, आप लोग इसमें जुड़े होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, बनारस के आगे के जितने भी शहर हैं वो इस समय जल भराव की समस्या से सभी शहरों में, वो बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, देवरिया हो, एक बहुत मेन शहर के जो अच्छे अच्छे पास कॉलोनियां हैं उसमें जल समस्या की बहुत बड़ी दिक्कत है। उस विषय पे बात नहीं हो रहा है। तो जो आज के वर्तमान मुद्दे हैं उसको इतिहास से हम लोग को जोड़ने की जरूरत है और उस पर बातचीत करने की जरूरत है, जो कि गांव में और शहरों में बिल्कुल ही नगण्य हैं, उस पर न बात हो रही है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम 12-14 मिनट ऑलरेडी लेट चल रहा है, कि इन विषयों को वर्तमान से जोड़ा जाए और केवल इतिहास मतलब पुराने चीजों को ही लिखने की और उस चीजों को बिगड़ जाने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। इस विषयों पर बात हो और इन विषयों को कैसे सही किया जाए। और सबसे बड़ी बात और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो गांव हैं वो शहरों की नकल करते करते न वो शहर हो पा रहे हैं न वो गांव हो पा रहे हैं।
इन विषयों को रेखांकित करने का प्रयास अगर किसी कार्यक्रम में किया जाए या हम लोग किसी बातचीत के माध्यम से करें तो बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे जुड़ने का अवसर दिया। उज्जवल सर, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आगे का कार्यक्रम आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने कई जगहों पे हमारा ध्यान केंद्रित किया और ये बात सच है कि नीति कहती है कि सत्य की जीत होती है। इतिहास कहता है जो सत्य होता है वही जीतता है, या कहें कि जो जीतता है वह सत्य होता है। इन्हीं दोनों के बीच से हम अपने उत्तर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच के द्वारा। अब मैं कार्यक्रम इस परिसंवाद पर विशेष टिप्पणी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं सबसे पहले दीपक कुमार राय सर को, जो इतिहासकार हैं। सर, आप इस परिसंवाद पे अपनी टिप्पणी दें। दीपक कुमार राय सर। उज्जवल, दीपक जी जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए आप आगे नाम ले लें। मैं चाहता हूं कि पत्रकार शशांक शेखर सर वो अपने इस विशेष टिप्पणी दें इस परिसंवाद पे। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। आ रही है जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा विभिन्न विद्वानों के उद्बोधन को सुनकर, और सबसे पहले तो मैं रश्मि जी का और देवेन जी का और तमाम विद्वजनों का आभारी हूं कि हमको यह सुअवसर प्राप्त उन्होंने कराया। आशीष पांडे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो चीज गांव में जो मुद्दे नहीं बन पाए हैं, अब इतिहास सच होता है और सच ही इतिहास होता है, तो उस मुद्दों को भी इस सेमिनार में जोड़ने की जरूरत है। जैसे पंचकोशी में देवेन सर का किताब आया है, तो बहुत लोग पंचकोशी के विषय में भी नहीं जानते हैं, तो इस किताब के माध्यम से मेरा मानना है कि काफी लोगों के बीच एक प्रचार होगा। और अभी हाल में, जैसे मैं बिहार के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बक्सर का रहने वाला हूँ, हर गांव में कुछ ना कुछ इतिहास समेटे हुए हैं। चाहे गांव के बाहर किसी देवी देवता का मंदिर हो, तो मेरा मानना है कि अभी पंचायती चुनाव के माध्यम से अब नए युवा वर्गों का पदार्पण हुआ है और युवा के हाथ में गांव की कमान है। तो क्यों नहीं, जब हम लोग मेरा गांव मेरे इतिहास पर परिचर्चा के लिए बैठे हुए हैं, तो पंचायती व्यवस्था में जो युवा वर्ग एनर्जेटिक लोग आए हुए हैं, इनके माध्यम से भी गांव के मुद्दे को उछालकर और उसके इतिहास पर चर्चा किया जाए कि आखिर ये क्यों विलुप्त हो रही है। जो मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, जो सवाल, उसके लिए भी एक मंच की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि जो भी विद्वान लोग हैं और देवेन जी के सार्थक पहल से जो गांव को लेकर इतनी चिंतनशीलता और क्रियाशीलता जमी हुई है, बक्सर में की लड़ाई और युद्ध का मैदान, इन्हीं सब चीजों को लोग इतिहास में जानते हैं, लेकिन पंचकोशी भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जब से पुस्तक का इनकी आई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि देश दुनिया में ये पुस्तक चर्चा का केंद्र बनेगा और पंचकोशी के पांचों गांव की आत्मकथा और आत्मबोध को लोग जान पाएंगे। और इसी तरह इसके अलावा भी जो बहुत से हमारे इलाके में गांव हैं, वो गांव का अपना अपना इतिहास है और वो वहां की समस्याएं, मुद्दे नहीं बन पाई है। तो आशीष पांडे जी ठीक ही बोल रहे थे, तो उन मुद्दों को भी रेखांकित किया जाए और उन पर भी परिचर्चा का आयोजन किया जाए, ताकि देश दुनिया में एक मुद्दा बने और सब लोग के बीच वो जागरूकता फैले और वहां का कुछ कल्याण हो सके। जब चर्चाएं होंगी तो देश सुनेगा और लोग उससे कुछ चीजें क्षण कराएंगी। मेरा मानना तो यही है। उज्जवल जी ने हमें मौका दिया तो अच्छा लगा, और एक बार सबका फिर से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं संतोष कुमार भारद्वाज सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी विशेष टिप्पणी दें। दिल्ली विश्वविद्यालय से संतोष कुमार भारद्वाज सर। धन्यवाद उज्जवल। मेरा गांव मेरा इतिहास 9वां सृजनात्मक इतिहास वार्षिक सम्मेलन 2021 के वर्चुअल मंच पर उपस्थित विद्वान वक्तागण, मेरे गुरु प्रोफेसर देवेन चौबे, रश्मि मैम, बजरंग बिहारी सर अग्रज, बाकी समस्त मित्रगण,
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, इतिहास का नहीं। हालांकि ग्रामीण इतिहास के बारे में जितना जानता हूं और जो समझ विकसित हुई वो रश्मि मैम सामने बैठी हुई हैं मंच, वर्चुअल मंच पर, उनसे जानने और समझने का मौका मिला कई बार बातों चर्चाओं के द्वारा। इसलिए अभी मैं सुन रहा था जब संजय स्वर्णकार सर बोल रहे थे, बजरंग बिहारी सर बोल रहे थे, और आशीष जी ने अभी पत्रकार शेखर सर बोल रहे थे। बड़े पिछली बार भी बहुत बढ़िया शेखर जी ने बलिया खासकर बक्सर के बारे में अपनी बात रखी थी। मुझे लगता है कि मेरे मन में एक सवाल आया कि ये बात ये सुनते हुए कि मुझे लगता है कि ग्रामीण इतिहास का अध्ययन केवल हम गांव के अतीत और वर्तमान की कथा सुनने और जानने के लिए ही करते हैं या वहीं तक सीमित है, बल्कि हम थोड़ा जब हम ग्रामीण इतिहास के अध्ययन की बात करें तो ठीक से अगर हम करें तो हम एक पूरे इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं, सही रूपरेखा हम खींच कर पाए, वो भी प्रामाणिक, और हमें उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो युवा पीढ़ी लगातार पूछ रही है, खासकर भारतीय इतिहास को लेकर, कि भारत का इतिहास कैसा है, किस दृष्टि से लिखा गया है, किन लोगों ने लिखा है, क्या वास्तव में वह इतिहास प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है। ऐसे बहुत सारे सवालों हैं। इन सवालों का जवाब मुझे लग रहा है कि अगर हम ग्रामीण इतिहास को ठीक से खंगालें तो ये सारे सवालों के जवाब हम दे सकते हैं और एक प्रामाणिक इतिहास हमारे सामने आ सकता है। फिर एक मन में एक सवाल और भी जब मैं सुन रहा था, संजय स्वर्णकार सर जब बात कर रहे थे तो ये आया कि केवल हम क्या सचमुच में गांव के इतिहास की ही जानकारी मिलेगी अगर हम गांव के इतिहास पर बात करेंगे? तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जब हम गांव के इतिहास की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ उस बात को ले जाना चाहता हूं कि जब हम गांव के इतिहास की बात करते हैं तो हमें केवल गांव के इतिहास का ही पता नहीं चलता, बल्कि उस गांव में जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक अस्त्रीकरण है, सामाजिक विभेद है, धर्म है, संस्कृति है, राजनीति है, आर्थिक व्यवस्था है, इवन लोक साहित्य, लोक समाज, यह सारा कुछ हमारे सामने इतिहास के माध्यम से नजर आ जाता है। और अगर हम ठीक से इसका अगर हम मूल्यांकन कर पाए तो निश्चित रूप से हम न केवल एक गांव के विकास की रूपरेखा खींच कर पाएंगे, बल्कि एक क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा, और क्षेत्रीय विकास से हम कहें तो पूरे भारत की एक रूपरेखा हम इस बात को दिखा पाएंगे। अभी बजरंग सर वो बात बता रहे थे, बहुत बढ़िया, उन्होंने केरल के सामाजिक दलित आंदोलन के बारे में, क्योंकि वह समाज, केरल का जो समाज है, उस इतिहास के माध्यम से वो अपनी बात रख रहे थे, तो पूरा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कैसे श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में वहां का दलित आंदोलन उभार पे आया और किस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी आई और कैसे उन्होंने गांवों को लिया एक विचारधारा, एक आंदोलन जो है विचारधारा के रूप में। तो मेरा बस मन ये कहना है कि केवल हम इतिहास नहीं जान रहे हैं, बल्कि इस इतिहास के इर्द गिर्द जो कई सारी बातें हैं, उन कई सारी बातों का उत्तर हमें मिल जाता है ग्रामीण इतिहास के अध्ययन से। और इसका प्रमाण बहुत बढ़िया तरीके से बजरंग बिहारी तिवारी सर ने रखा कि पूरा एकदम सिलसिलेवार वह इतिहास के माध्यम से समाज पर बात कर रहे थे, सामाजिक व्यवस्था पर बात कर रहे थे, सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार शोषण हो रहा था। तो हम केवल इतिहास नहीं बल्कि उस सामाजिक विभेदीकरण पे बात कर रहे थे। मैं सिर्फ एक दो बातें करके छोटी छोटी करूंगा। जब स्वर्णकार सर बोल रहे थे तो मुझे बहुत बढ़िया वह अपनी बात जब रख रहे थे तो वो बड़ौनी गांव की बात कर रहे थे, बुंदेलखंड के उस क्षेत्रीय इलाके का, और बुंदेला की बात कर रहे थे। और जिस प्रकार वह बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पूरा अध्ययन, कि वह गांव के प्रति जो लगाव है कि मेरा गांव मेरा इतिहास, तो वो इतिहास उनके गांव का बोल रहा था उनके शब्दों में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे वह एक वक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे हों, वह उस गौरव के साथ अपनी बात रख रहे थे कि अपने गांव के बारे में किस प्रकार। तो मुझे अमृतलाल नागर याद आए, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ,
तो अमृतलाल नागर ने एक संस्मरण लिखा है गदर के फूल। जब वो संजय सर अपना वर्णन कर रहे थे तो मुझे नागर जी के लेखन को याद आ रहा था, खासकर वो गदर के फूल उनकी रचना, कि नागर जी जब जहां जहां जिस जिस गांव में जाते हैं, पूरे अवध क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो जिन गांव में जाते हैं उस गांव के इतिहास को तो बताते ही हैं, बल्कि वहां के भाषा, संस्कृति, समाज, इवन वो मानव स्वभाव की चर्चा कर देते हैं। तो हम यह बात देखें इस बात को कि केवल ग्रामीण इतिहास केवल इतिहास तक सीमित नहीं है कि हम बात कर रहे हैं केवल ग्रामीण इतिहास, तो हमने इतिहास जान लिया, कथाएं जान ली कि उस गांव की कथा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में किन्होंने भाग लिया, किनकी भूमिका रही। अब ग्रामीण इतिहास वहां तक सीमित नहीं रहा, पूरे बृहत्तर भारतीय समाज को, सामाजिक संरचना को अपने आप में समेट रहा है। यह बात हमें समझने और जानने की जरूरत है। बस उज्जवल 2 मिनट में अपनी बात मैं समाप्त करूंगा, ये आ गया सिर्फ 2 मिनट और। मुझे अभी महात्मा गांधी, बातें बहुत सारी कहनी है लेकिन मुझे अभी महात्मा गांधी याद आ रहे हैं। महात्मा गांधी एक बार दिल्ली में बैठे हुए थे तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि दिल्ली में तो पूरा भारत बसता है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली भारत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हमारी अवधारणा गलत है, यह सोच गलत है कि दिल्ली ही भारत है। ये ठीक बात है कि भारत के विविध क्षेत्रों के लोग यहाँ रहते हैं, भारत तो गांव में बसता है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत गांव में बसता है। यदि हमें भारत को उन्नत करना है, विकसित करना है, इसकी दशा सुधारनी है, तो हमें गांव तक जाना होगा, गांव को समृद्ध करना। और उन्होंने वो बहुत प्रसिद्ध उनका नारा भी है कि गांव को ठीक से समझो, यानी गांव को वापस चलो। वो बात करते हैं। एक समाजशास्त्री हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, AR देसाई, और मुझे लगता है कि उनके उस कथन से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ग्रामीण इतिहास का महत्व क्या है। यह बात हमें समझ में आ जाएगी इस बात से कि ग्रामीण इतिहास पर क्यों बात करनी चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है, महत्व है। वो कहते हैं कि ग्रामीण इतिहास जो है या ग्रामीण संरचना का व्यवस्थित अध्ययन, वह ग्रामीण व्यवस्था को समझने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की बात तो यह बहुत अनिवार्य हो गया है कि हमें ग्रामीण इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम ग्रामीण समाज का, भारत का एक सही खाका खींच पाएंगे। ऐसे बहुत MN श्रीवास्तव, श्रीनिवासन, श्यामाचरण दुबे, ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत पर, ग्रामीण समाज शास्त्र पर अध्ययन किया है। लेकिन जब मैं अभी थोड़ा पढ़ रहा था अपनी तो मुझे बात समझ में आई है कि ये जो ग्रामीण समाज शास्त्र पर ग्रामीण काम करने वाले अध्येता थे, ये सैंपल सर्वे था इनका ग्रामीण संस्कृति पर, समाज पर बात करने का। इन्होंने कोई एक ग्राम चुना और उस गांव को चुनकर उन्होंने सैंपल सर्वे की और उन्होंने अपना धारणा, अपनी अवधारणा स्थापित कर दी। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ग्रामीण इतिहास को अध्ययन करते समय, ग्रामीण इतिहास को जानते समय, पढ़ते समय, ग्रामीण इतिहास की खोज करते समय हमें बहुत सारे बातों का, बहुत सारी चीजों का उत्तर मिल जाता है। यानी भारत को समझने का उत्तर मिल जाता है, भारत को समझने की दृष्टि मिल जाती है, भारत को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, कैसे भारत को उन्नत बनाया जा सकता है, यह ग्रामीण इतिहास से हम जान सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ग्रामीण इतिहास का अध्ययन केवल कथा और कहानियां नहीं है या उसमें भाग लेने वाले लोगों का इतिहास नहीं है। जब हम एक गांव को पकड़ते हैं और उस गांव का अध्ययन करते हैं तो वहाँ के समाज का पता चलता है, वहाँ उस समाज का स्तरीकरण कैसा है, समाज में विभेद कैसा है, समाज में धर्म कैसा है, संस्कृति की क्या स्थिति है, भाषा की क्या स्थिति है, लोक साहित्य कैसा है, लोक समाज कैसा है, वहाँ की भौगोलिक संरचना कैसी है, और उसके आसपास के जो गांव है वह गांव कैसे उनसे भिन्न है। तो आप कुल मिला के अगर देखें तो 10 गांव को मिला ले, एक क्षेत्र आपको सामने निकल आ जाएगा। तो ग्रामीण इतिहास समाज शास्त्रियों से कहीं ज्यादा प्रामाणिक सामग्री, प्रामाणिक स्रोत आपको यह ग्रामीण इतिहास में
आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जरूरत है ग्रामीण इतिहास पर बात करने की और क्रमबद्ध बात करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से रश्मि मैम का यह पहल सराहनीय है और मैम का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा यूं ही बना रहे। बातें बहुत करनी है। उज्जवल जी बार बार जो है स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं कि आप अब अपनी कथा बंद कर दीजिए। तो मैम आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। प्रणाम मैम। धन्यवाद बहुत बहुत उज्जवल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विशेष टिप्पणी के लिए प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 मिनट अपनी टिप्पणी दें। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। धन्यवाद उज्जवल जी। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतिहासकार डॉक्टर संजय स्वर्णकार के चर्चित आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी और मंगल पांडे के परिवार से जुड़े आशीष पांडे ने जो नगवा से हैं अपनी बातें रखी और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया। और ये अच्छा लगा कि जब हम लोग उसके बाद पत्रकार बक्सर से शशांक शेखर ने और जेएनयू के स्कॉलर और गार्गी कॉलेज के अध्यापक और संतोष भारद्वाज ने अपनी बातें रखी और मुझे देख अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत बारीकी से चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इतिहास को लेकर जो हम लोग ने यह बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसके पीछे यह लॉजिक नहीं था कि हम सिर्फ गांव के इतिहास पर बात करें। हमारा लक्ष्य था कि एक गांव के इतिहास के बहाने जो भी उस गांव में रहते हैं अगर अपने इतिहास की बात करते हैं तो अपने गांव के इतिहास की बात करते हैं। गांव का इतिहास अपने समाज का इतिहास होता है और जाहिर है कि गांव में बहुत सारी चीजें होती है। भारत के गांव की जो पूरी जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है जिसकी तरफ बजरंग बिहारी तिवारी इशारा कर रहे थे केरल के गांव को लेकर के, वो पूरा का पूरा एक तरह से सोशल हिस्टोग्राफी का एक बड़ा मतलब बड़ा एक तरह से कहे कि डाटा हमें देता है। ऐसे ही संजय स्वर्णकार जब बातचीत कर रहे थे खास करके बड़ौनी गांव को लेकर के, तो वह पूरा एक गांव का जो रूलर्स जो जो होते हैं उनके साथ क्या रिश्ता होता है, जो शासक वर्ग होता है। और जाहिर है कि शासक वर्ग का सीधा रिश्ता एक तरह से मतलब उन चीजों के साथ होता है जिनका गहरा संबंध आर्थिक संसाधनों से भी होता है। और इसीलिए मुझे बार बार लग रहा था कि गांव के इतिहास पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। अच्छा है संतोष ने गांधी जी की तरफ इशारा किया और गांधी जी जिस आर्थिक स्वावलंबन की बात करते हैं उसका भी गहरा संबंध है गांव के उत्पादन के जो भी संसाधन है जो स्रोत है उनके साथ गहरा रिश्ता है। मुझे बार बार अभी याद आ रहा था जो फ्रांसीसी इतिहासकार हैं मार्क ब्लॉक हैं जिनकी 1921 में किताब छपी थी द रूरल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो वो देख करके मुझे लग रहा था कि किस तरह से मतलब ये यूरोपीय इतिहास में उस जमाने में मतलब जिसको एनालिस स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इन लोगों ने थोड़ा इस तरह बात किया था खास करके गांव के इतिहास को लेकर के। और उसमें बहुत बारीकी के साथ इस बात की इशारा करते हैं कि गांव के इतिहास में उत्पादन एक बहुत बड़ा सेंटर होता है और उत्पादन से गांव के समाज के हर तबके का गहरा रिश्ता होता है, चाहे किसी भी तबके का हो, चाहे सवर्ण हो, अवर्ण हो, ऊंची जाति का हो, निम्न जाति का हो। और उत्पादन की जो पद्धतियां होती है उसमें जो हल बैल का इस्तेमाल होता है, जो बीज का इस्तेमाल होता है, खेती बाड़ी करने के जो तरीके होते हैं, इसका भी बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन होता है। अच्छा लगा संतोष जी ने अमृता नागर की चर्चा की। जब उनकी किताब जंगनामा आप पढ़ेंगे तो जंगनामा में नागर जी बहुत बारीकी के साथ खास करके गदर के फूल की चर्चा कर रहे थे, उसी में उस किताब की भी चर्चा है। तो जंगनामा में बहुत बारीकी के साथ इस बात का डॉक्यूमेंटेशन से कैसे 1857 में गांव के विभिन्न तबके के लोगों ने मिल करके एक तरह से अंग्रेज या कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया। उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, उनको पेड़ों पर लटका करके उनको फांसी दे दी गई। तो जब हम गांव को विजिट करते हैं तो सारी चीजें हमारे सामने आती है। छोटे छोटे तथ्य एक तरह से जिसकी तरफ संजय स्वर्णकार जी इशारा कर रहे थे, एक बड़े तथ्य के रूप में आते हैं, एक तरह से गांव के पूरे इतिहास को खड़ा करते हैं। तो कई बार हमें बारीकी के साथ इन चीजों का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि गांव के इतिहास का मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक छोटी यूनिट का हम अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि उसके बहाने हम अपने देश के इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ बातों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा और उज्जवल जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद उज्जवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक कविता है कुंवर नारायण जी की,
चूंकि हम नए जमाने में आ चुके हैं तो उसी संदर्भ में इतिहास को देखने की एक कविता है। पुराने जमाने में वर्षों लगते थे उसी दूरी को तय करने में, पुराने जमानों में वर्षों लगते थे उसी दूरी को तय करने में, दूरियों का भूगोल नहीं उनका समय बदलता है। आज हम नए समय में आए हैं, इसलिए अपने इतिहास को बड़े तीव्र गति से बार बार उठा करके साफ कर करके देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में हम एक नई दृष्टि के साथ ग्रामीण इतिहास में इतिहास को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो सत्र है उसके में 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, बस रिकॉर्डिंग ब्रेक करके और हम नए रिकॉर्डिंग से शुरू करेंगे।